हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आज के दिन हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो आज आते हैं पहले न्यूज की तरफ। तो पहला न्यूज है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में जो है एनुअल टाइगर रिपोर्ट को सबमिट किया गया है। ठीक है, एनुअल टाइगर रिपोर्ट 2024 को सबमिट किया गया है और इसके अनुसार जो टाइगर का पॉपुलेशन है यहाँ पे 76 हो गया है, अब 76 हो गया है। और जिसमें क्यूब्स जो है, जो एक्सक्लूडिंग क्यूब्स, तो क्यूब्स कितने हैं तो 11 है। क्यूब्स मतलब टाइगर के जो शावक हैं वो 11 है अभी वर्तमान में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, तो ये आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आता है आंध्र प्रदेश में। अभी अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो वर्तमान कैपिटल है वो है अमरावती। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका सिंपली हो जाएगा आंध्र प्रदेश में ही आता है। अब थोड़ा सा चलते हैं कि आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो है वर्तमान में जो सीएम है वो सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। और जो अभी डिप्टी सीएम है जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी है वो है पवन कल्याण। सैयद अब्दुल नजीर जो हैं वो अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। ठीक है, पवन कल्याण जो है डिप्टी सीएम भी और प्लस इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो याद रहेगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर इसके अतिरिक्त और बात की जाए नेशनल पार्क की कि आंध्र प्रदेश में जो कौन से नेशनल पार्क है, तो इम्पोर्टेंट 2 नेशनल पार्क है। पहला है श्री वेंकटेश्वरम और दूसरा है पापीकुंडा। ठीक है, तो याद रखना है पापीकुंडा और वेंकटेश्वरम जो है दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो दूसरा जो न्यूज है वो है विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। विनोद कुमार शुक्ल को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इस बार का 2025 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। जैसे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार है। विनोद कुमार शुक्ल जो है ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साथ ही इनको हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो हिंदी साहित्य के ये 12वें व्यक्ति हैं जिनको हिंदी साहित्य के लिए मिला है। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए मिला है क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के फील्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति है जिनको अवार्ड मिला है। इस बार का जो अवार्ड था वो 59 था। ठीक है, 59th अवार्ड ये दिया गया है। चलिए इस पर प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, ये किस राज्य से आते हैं, तो ये आते हैं आपके छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। विच स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट रिसीव्ड द एक्सलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अवार्ड 2024। किस राज्य के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को एक्सलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अवार्ड 2024 मिला है, तो ये मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, ये जो मिला है ये तमिलनाडु को दिया गया है। अब तमिलनाडु को क्यों दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो तमिलनाडु 2017 में जो है 2017 में एक फंड आया था वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से फंड आया था। किसके लिए फंड आया था, तो मॉडर्न जो सिंचाई तकनीक है, मॉडर्न सिंचाई तकनीक को डेवलप करने के लिए हर राज्य में, और तमिलनाडु को भी ये फंड आया था। तो तमिलनाडु ने इसको मॉडर्न तरीके से जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट पे काफ़ी ध्यान दिया। काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप किए गए, काफ़ी सारे जो वेल्स थे उसको रिचार्ज किए गए और भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया गया और वर्ल्ड बैंक के पूरे फंड का जो है सही से इस्तेमाल किया गया। इस कारण से तमिलनाडु है वहाँ के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका IFCI के नए MD कौन बनाए गए, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि IFCI है क्या। तो IFCI जो है बेसिकली ये भारत का पहला डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, IFCI का जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस
कॉरपोरेशन ठीक है ऑफ इंडिया, IFCI कैसी कंपनी है? ये जो है डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कैसी कंपनी है? तो ये NBFC कंपनी, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये, और इसमें भी 2 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें से है ये ND है। ND का मतलब होता है जो डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता है, जमा स्वीकार नहीं करता है। तो जमा स्वीकार नहीं करने वाली, जैसे जमा स्वीकार करने वाली सहारा इंडिया थी, NBFC कंपनी थी, और ये जमा स्वीकार नहीं करती। ये भारत सरकार की अपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। तो इसका मेन काम क्या होता है? तो कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जैसे सड़क बनानी है या कोई टेंडर मिला, तो राज्य सरकार और कोई भी जो है कोई एंटिटी जो है अगर लोन लेना चाहे इसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिया जा सकता है। तो इसके नए MD जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं राहुल भावे। ये जो है राहुल भावे है, इन्हीं को जो है MD बनाया गया है, नया MD बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जस्टिस हरीश टंडन को चीफ जस्टिस बनाया गया है किस कोर्ट का, किस हाई कोर्ट का? तो जस्टिस हरीश टंडन को जो है ये उड़ीसा हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस बनाया गया, उड़ीसा हाई कोर्ट का। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी है, जैसे पहला जो हाई कोर्ट के जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है, ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 271 में जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं हाई कोर्ट के जस्टिस से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तीसरा, शपथ कौन दिलवाता है इनको? तो गवर्नर जो है संबंधित राज्य के, वो शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस को। ठीक है, तो याद रहेगा जस्टिस हरीश टंडन को जो है नया चीफ जस्टिस बनाया गया है उड़ीसा हाई कोर्ट का। ठीक है, चलिए अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में लंच समाचार पत्रों में देखे जाने वाला तपस्या क्या है? ठीक है, तपस्या। तो तपस्या एक फ्रीगेट है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तपस्या क्या है? फ्रीगेट है। फ्रीगेट आखिर होता क्या है? तो छोटे जहाजों के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है फ्रीगेट और दूसरा होता है डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो फ्रीगेट जहाज जो है मेनली छोटा होता है डिस्ट्रॉयर से, और इसका काम सर्विलेंस वगैरह होता है। और डिस्ट्रॉयर नाम से ही स्पष्ट है कि मेनली युद्ध के लिए ही ये प्रिपेयर किया जाता है। फ्रीगेट जहाज से भी युद्ध किया जा सकता है, लेकिन इसका मेन काम सर्विलेंस या कोई सामान पहुंचाना बड़े शिप्स तक, तट तक, यही काम होता है इसका। तो अभी जो है तपस्या ये फ्रीगेट लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चेस, सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस ऑपरेट्स अंडर विच ऑर्गेनाइज। चेस जो है किस संस्था के अंतर्गत काम करता है? चेस जो है ये DRDO के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, DRDO के अंतर्गत काम करता है। तो अभी वर्तमान में न्यूज में क्यों है ये? तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी चेस और पारस डिफेंस ये दोनों मिल करके जो है एक मॉड्यूल पे काम कर रहा है। ठीक है, पारस डिफेंस और चेस ये दोनों मिल करके एक लेजर सोर्स मॉड्यूल पे काम कर रहा है, जिसको बीम कंट्रोल सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी छोटे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाएगा, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इसमें जो है मेनली इसका यूज किस में किया जाएगा? लेजर सोर्स मॉड्यूल का एंटी ड्रोन सिस्टम में और एंटी मिसाइल सिस्टम में जो है इसका यूज किया जाना है। ठीक है, यानी कि किसी भी मिसाइल को मार गिराने के लिए जो है हम लोग को मिसाइल खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ लेजर लाइट के सहारे से ही जो है उस मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है, या जो नियर फ्यूचर में पॉसिबल्स ड्रोन अटैक्स वगैरह उसको भी रोका जा सकता है इस लेजर मॉड्यूल्स की सहायता से। तो चेस संस्था और पारस डिफेंस एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है और दोनों मिल करके इस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान का एस्ट्रोस्केल और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने साइन किया है एग्रीमेंट को, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है स्पेस डेब्रिस को रिमूव करना। ठीक है, स्पेस डेब्रिस को रिमूव करना। ठीक है, स्पेस डेब्रिस क्या होता है? तो कोई भी सैटेलाइट जाता है, जब वो निष्क्रिय हो जाता है तो अंतरिक्ष में ही घूमने लगता है, या टूट फूट हो जाती है तो उसके पार्ट्स जो है अंतरिक्ष में ही घूमने लगते हैं, जो अंतरिक्ष कचरा बन जाते हैं। अब कोई सैटेलाइट जाता है तो इससे टकराने की संभावना रहती है, अगर टकरा गया तो वो भी जो है कचरे में बदल जाएगा और अंतरिक्ष में ही फैल जाएगा। तो इन्हीं कचरों से बचने के लिए, इन कचरों को हटाने के लिए जो है दोनों ही कंपनी ने साइन किया है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जो है भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। भारत सरकार ने 2030 तक का एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम लोग 2030 तक स्पेस डेब्रिस फ्री प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब 2030 के बाद जो भी प्रोजेक्ट होगा उससे किसी प्रकार का कोई कचरा उत्पन्न नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पियास्ट्री ने F1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जो है ये जीत लिया। ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है
और ये कहाँ पे हुआ था, आयोजित किया गया था, तो ये संघाई में आयोजित किया गया था। और ये जो है कौन है, ऑस्कर पियास्ट्री है। जिस ब्रांड के लिए वो जिस ब्रांड के थ्रू वो कंपटीशन में भाग लिए थे उसका नाम है मैकलैरेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पपेट्री डे। वर्ल्ड पपेट्री डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पपेट्री डे जो है हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। पपेट्री आप जानते हैं कठपुतली, पहले गांव वगैरह में जो है कठपुतली का खेल होता था और ये कला जो है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसी कारण से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल 21 मार्च को जो है वर्ल्ड पपेट्री डे मनाया जाता है, ताकि ये कला जो है विलुप्त न हो, इसको प्रमोट किया जाए, इसको सम्मान मिले। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड पपेट्री डे का एक प्रश्न और आ सकता है कि इसका थीम क्या था इस बार का। ठीक है, तो थीम इस बार का लिख लेंगे आप लोग। थीम था रोबोट्स, AI एंड ड्रीम ऑफ पपेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हेन वाज अर्थ आवर 2025 ऑब्जर्व। 2025 का अर्थ आवर कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 मार्च को ही। ठीक है, 22 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया। तो 22 मार्च को जो अर्थ आवर मनाया गया है, ये अर्थ आवर होता क्या है? तो हर मार्च के लास्ट सैटरडे को 8:30 से 9:30 बजे तक जो है पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है उसको बंद करके रखा जाता है। लाइट्स वगैरह, मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ कर दिया जाता है। उसे ही अर्थ आवर कहा गया है। ठीक है, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग एनर्जी सेव कर सके। ये जो अर्थ आवर है ये ऑपरेट मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ फॉर नेचर के द्वारा मनाना शुरू किया गया था 2007 से सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और तब जो है 31 मार्च को मनाया जाता था। इसके बाद जो है भारत में 2003 से मनाना शुरू किया गया, 28 मार्च 2003 से। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करें तो ग्लैन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1961 में इसका गठन किया गया था। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025? वर्ल्ड वाटर डे 2025 का थीम क्या था? तो 2025 का जो थीम था वो था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ग्लेशियर का संरक्षण। तो ग्लेशियर का संरक्षण हम लोग को क्यों करना है? तो ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा साफ पानी का स्रोत है, साफ पानी का स्रोत है। और जो रिपोर्ट्स आई है 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे के दिन, उससे साफ स्पष्ट है कि आने वाले 20 से 25 सालों में हम लोग 60% के आसपास ग्लेशियर खो देंगे। ग्लेशियर खोने का मतलब होगा कि जलमग्न पृथ्वी होगी और फिर से जो है आइस एज की तरफ जो है समय बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस बार का जो है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसका थीम है। इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। ये वर्ल्ड ग्लेशियर डे जो है ये मनाया गया 1993 से मनाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, 2025 में वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया है इसी साल, जिसका शीर्षक है वाटर टावर्स माउंटेन एंड ग्लेशियर। इसी दिन जो है वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आया, शीर्षक है वाटर टावर्स माउंटेन एंड ग्लेशियर। किसके द्वारा? यूनेस्को और UN वाटर के द्वारा। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और इन्वायरमेंट मिनिस्टर दोनों मिलकर के एक इनिशिएटिव शुरू किए हैं जिसका नाम है कैच द रेन जल शक्ति अभियान। पंचकुला हरियाणा से जो है इसको शुरू किया गया था। मेनली इसमें क्या था? तो वर्षा जल को जो है संरक्षित करने के लिए ये शुरू किया गया था। इसका जो PDF होगा आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या इसके एप्लीकेशन से भी आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।